नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपको कुछ जानकारी मिलेगी जो आपकी पढ़ाई में और आपके जीवन में भी काम आएगी। यस दोस्तों, हमने हमारे टेक्स्ट बुक में जो आगे के 3 चैप्टर्स थे, 3 इकाई थी, वो देख ली है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 देश के नाम संदेश देखेंगे। देश के नाम संदेश यानी कहते हैं कि मैसेज ऑन द नेम ऑफ नेशन, बराबर। यानी देश के नाम संदेश एक पत्र लेखन के प्रकार में इकाई है, हमारा एक पाठ है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमारे देशवासियों को एक संदेश दिया है पत्र के माध्यम से, बराबर। तो आपके पास टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठिएगा ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आप जो भी बातें किताब में लिखी है वो अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो पेज नंबर 21 पर हमारा ये इकाई है। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो पत्र के माध्यम से हम दूर बसे अपने संबंधियों, अपने परिवारजनों तथा अपने मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने से बहुत दूर रह रहे हमारे संबंधी, हमारे परिवारजनों को हम हमारी बातें, हमारे जो भाव है उनके प्रति, हमारा जो प्रेम है उनके प्रति, वो अच्छे से आसानी से उनको पहुंचा सकते हैं। इवन कभी कभी पत्र लेखन सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें करने के लिए, और जब जॉब के लिए आप एप्लीकेशन करते हो तो जॉब के लिए आवेदन यानी एप्लीकेशन करने के लिए भी वो पत्र लेखन काम में आता है। यानी हम आवेदन भी पहुंचा सकते हैं, शिकायतें भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आजकल इस 21st सेंचुरी में ऐसा हो गया है कि पत्र लेखन की कला नाबूद होती जा रही है। यानी पत्र लेखन का स्थान फिर दूसरे टेक्नोलॉजी के अलग अलग साधनों ने ले लिया है। जस्ट एग्जाम्पल, दूरभाष, मोबाइल फोन। अभी आप ये वीडियो जो देख रहे हो मोबाइल में, तो मोबाइल ने पत्र लेखन का काम कर दिया है। यानी जिसे भी याद करना है, फटाफट से नंबर डायल किया, फोन घुमाया, बात कर दिया, फिर व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, SMS। यानी पत्र लेखन में जो टाइम लगता था वो हमारा पूरा टाइम यहाँ पर बच जाता है, और मिनटों में हम हमारी बातें दूसरों तक फटाफट से पहुंचा सकते हैं। जो भी मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचा सकते हैं। यानी दूरभाष, मोबाइल, लैंडलाइन फोन, मोबाइल फोन, दूरभाष, तार अभी हमारी सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन तार भी संदेश माध्यम का एक प्रकार था। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, बराबर। फटाफट से मेल कर दिया, जो भी बातें हैं मेल में अटैच में हम जो भी कॉपी उसे पहुंचाना चाहते हैं PDF के द्वारा, फटाफट से वो अटैच कर दी तो पहुंच जाएगी। तो ये सभी माध्यम आधुनिक जमाने के, यानी इस सदी के इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम है, जिससे पत्र लेखन बहुत सरल हो गया है और इससे किया भी जाता है। लेकिन पत्रों का एक अपना विशेषत्व है, अलग उसका महत्व है, क्योंकि पत्र के माध्यम से हमें जो बात करनी है, हमारे अंदर जो भाव है हमारे स्वजन, हमारे परिवारजन के लिए, वो भाव हम लिखित में लिखकर उसे पहुंचा सकते हैं। यानी हमारी एक प्रकार की जो प्रेम की भावना है उसके लिए, वो हम अपने शब्दों में लिखकर उसे रजू कर सकते हैं पत्र लेखन में, और वो कायम ही रहता है। वो पत्र, वो जो व्यक्ति को हमने लिखा है वो संभाल कर रखता है, तो कायम एक प्रकार की याद भी ताजा हो जाती है। जब हम पत्र पढ़ते हैं तब वो सब भाव ये इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों में नहीं आते, इसलिए पत्रों का एक अलग महत्व रहा है। आगे बात करें इस इकाई में क्या है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको पूरा देश मिसाइल मैन के नाम से जानता है, बराबर। उनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लोग उनको शॉर्ट नाम से जानते हैं।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या फिर इतना शॉर्ट डॉक्टर कलाम, बराबर। जिस प्रकार हम गांधी जी को जानते हैं ना, गांधी जी उनकी सरनेम, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। कई लोग उन्हें बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं और गांधी कहते हैं, शॉर्ट नेम हो गया। तो इस प्रकार अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ अब्दुल कलाम या डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने, जब वे भारत के राष्ट्रपति पद पर थे, तब नई दिल्ली के लाल किले में वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। तब उन्होंने सन 2005 में 19 मई के दिन एक पत्र लिखा था कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? ओनली 10 मिनट फॉर अवर कंट्री। आपके देश के लिए 10 मिनट आपके पास है। और उन्होंने इस नाम से देश के नागरिकों को एक ईमेल किया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में जो देशाभिमान है, देश के लिए गर्व की भावना है, देश के लिए जो लगन है, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, उस भावना को उत्पन्न करने की, उस भावना को प्रेरित करने की सीख इस ईमेल में दी गई है। देश के नाम संदेश, या फिर आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। देखते हैं आगे। हमारे देश में कई लोग ऐसे होते हैं कि ओनली दूसरों की खराबी ही ढूंढते हैं। कहां से दूसरों की खराबी ढूंढी जाए, उन लोगों का लक्ष्य यही होता है। सुबह होते ही वो इस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाते हैं कि आज मैं किसकी खराबी ढूंढूं, कौन सी खराबी ढूंढूं, बराबर। और ज्यादातर लोग सरकार की खराबियां देखते हैं और जो भी गलत काम होता है उसके लिए सरकार को दोष देते हैं। ये काम हुआ सरकार के लिए, ये काम हुआ सरकार के लिए। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के लिए नागरिक होने के कारण हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारा देश सार्वभौम स्वाधीन देश है। स्वाधीन यानी आजाद देश है, सार्वभौम यानी इस देश की सरकार सब लोगों की है। देश के जितने भी नागरिक है, देश के लोग हैं, उन सभी की ये सरकार है, सभी का देश है। तो हमारे देश के लिए सभी का फर्ज है, कर्तव्य है हमारा, बराबर। लेकिन हम हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं और किसी भी दोस्त का पूरा टोकरी सरकार के ऊपर डाल देते हैं। तो इस इकाई में भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने देश के लोगों को हमारे देश के प्रति उनके जो कर्तव्य है, जिम्मेदारियां है, वह निभाने का आग्रह किया है, बराबर। एक रिक्वेस्ट की है कि आप देश के नागरिक हो तो आपके भी देश के लिए कुछ कर्तव्य बनता है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां है देश के लिए। तो आप देश के एक नागरिक होने के कारण अपनी जिम्मेदारियां से मुंह मत मोड़ो, बल्कि हमारे देश के लिए जो हमारे कर्तव्य है, हमारे भाव है, हमारी जिम्मेदारी है, उनको निभाओ। हमारा जो फर्ज आता है उस फर्ज को अदा करो। ये मैसेज हमें एक संदेश के रूप में दिया गया। देखते हैं। मातृछाया ऊंची शेरी गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24 दिसंबर 2011। मातृछाया ऊंची शेरी जिसने पत्र लिखा है उसका एड्रेस है मेसपुरा गांव से, तहसील यानी तालुका, तहसील यानी तालुका। जिस प्रकार हमारा तालुका बोरसद है, बराबर, तो बोरसद तालुका है तो उसे हिंदी में तहसील कहते हैं, जिला बनासकांठा। 24 दिसंबर 2011 को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने वाला अपने मित्र से कहता है कि प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहां भी सकुशल होंगे। देखो, पत्र लिखने के लिए हमें कुछ सावधानियां, कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कि फर्स्ट पत्र के अंदर लिखने वाले का पता लेफ्ट साइड में, दाई साइड में, बाई साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आ गया पत्र लिखने वाले का पता। फिर संबोधन, तो यहाँ पर प्रिय मित्र हर्ष वो संबोधन है, बराबर। फिर अभिवादन, तो यहाँ पर अभिवादन आ गया कि नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। ये अभिवादन। जब हम पत्र लिखे किसी को भी तो ये लिखने वाले का पता, संबोधन और अभिवादन करना आवश्यक है और डेट लिखना भी आवश्यक है, यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आता है 4th नंबर में पत्र लिखने का कारण। तो यहाँ पर कारण लिखा है कि तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई,
मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा और वही तुम्हारे लिए मैं प्रेषित कर रहा हूं। प्रेषित करना यानी भेजना। तो डॉक्टर कलाम ने जो ईमेल देशवासियों को किया था, देखिए आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, वो ईमेल इस बच्चे ने पढ़ा और वो ईमेल वह अभी अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर रहा है, प्रेषित कर रहा है यानी भेज रहा है। देखते हैं। डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं, अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपके पास देश के लिए अगर 10 मिनट हो, आपका टाइम शेड्यूल बहुत पैक होता है, अगर उसमें से आपके पास 10 मिनट हो देश के लिए, तो ये मेरा संदेश पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। मर्जी यानी इच्छा, आपकी इच्छा, पढ़ो ना पढ़ो। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, देखो डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के पद पर थे, उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए देशवासियों के, तो वो देशवासियों की सोच बता रहे कि हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, पूरे देशवासी यही कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी बेकार है, कुछ काम की नहीं है, बराबर। हमारी सरकार निकम्मी है, जो किसी काम का नहीं होता उसे हम कहते हैं निकम्मा, बेकार। तो ज्यादातर हमारे देश के लोग कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए। कानून यानी हमारे जो रूल्स रेगुलेशन, हमारे जो लॉज है, कानून है, बराबर, पुलिस और लॉज, बराबर, जो कोर्ट कचहरी के कानून है वो पुराने हो गए, यानी भी कानून को बदलना पड़ेगा। उसके जो कलम है वो सब पुराने हो, नई कलम लगानी। आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती। सभी तालुका और जिला के लोग यही कहते हैं कि नगरपालिका कचरा उठाने नहीं आती, यहाँ तहाँ कचरा पड़ा रहता है। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सभी कंप्लेन हमारे देश के लोगों ने देश की सरकार के लिए की है कि फोन काम नहीं करता। जब हम किसी सरकारी दफ्तरों में हमारी शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन लगाते हैं तो सरकारी दफ्तरों का फोन ऑलवेज एक आता है, ऑफ आता है, फोन नहीं लग रहा, व्यस्त आता है। देश की रेलवे मजाक बन गई, यानी रेलवे की जो ट्रेन है वो टाइम पर नहीं पहुंचती और टाइम पर नहीं आती। रेलवे कभी कभी हमारे एडवांस बुकिंग की टिकट का वो जो रिफंड होता है वो भी नहीं देती, बराबर। ट्रेन में अच्छी सुविधाएं नहीं होती, खाने पीने की, ट्रेन में अच्छे टॉयलेट नहीं होते, बैठने की अच्छी जगह नहीं होती, तो रेलवे मजाक बन गई है। हमारे देश की एयरलाइन सबसे खराब है। एयर इंडिया जो हमारे देश की गवर्नमेंट एयरलाइन है, वो कहते हैं हमारे देशवासी ही हमारे देश को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि हमारे देश की एयरलाइन सबसे खराब है, दूसरे देश की एयरलाइन बहुत बढ़िया, फैसिलिटीज भी ज्यादा होती, हमारे देश में कुछ फैसिलिटी भी नहीं मिलती। और आगे तो कहते हैं कि अगर हम चिट्ठी लिखते हैं तो वो चिट्ठी अपने पते पर पहुंचते ही नहीं, यानी हमारे देश का जो डाक विभाग है, पोस्ट विभाग है, वो भी इतना घटिया है, इतना खराब है कि कई बार तो चिट्ठी महीनों तक नहीं पहुंचती, और जिस कारण से वो चिट्ठी लिखी गई होती है उस कारण का हो जाने के बाद चिट्ठी जिसे मिलनी है उसे मिलती है। इसीलिए कई लोग अपनी नौकरियों पर टाइम पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि नौकरी की जो भी ऑर्डर आते हैं वो पोस्ट में ही आते हैं। तो पोस्ट में ऑर्डर अगर लेट आया और हमें जब ज्वाइन करना होता है तब हमारे पास लेटर नहीं होता तो हम नहीं ज्वाइन कर पाते। और काफी ऐसी बातें हैं पोस्ट की जो नहीं पहुंच पाती टाइम पर, जिससे कई लोगों को नुकसान होता है। आगे कहते हैं कि आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आप इस बारे में क्या किया? देखो डॉक्टर कलाम ने पहले तो देशवासी जो देश की सरकार के लिए देश के बारे में बोलते हैं उसे बताया, फिर कलाम कहते हैं कि आप कहते हैं और बस कहते ही रहते हैं, लेकिन कभी इन शिकायतों को दूर करने के लिए आपने कुछ किया, आपका कुछ फर्ज है, वो फर्ज आपने अदा किया। फिर आगे राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है फ्लाइट में, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए,
एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से सिंगापुर जा रहा है, तो आप उसे अपना नाम दीजिए। मेरा नाम दीपेश है, तो वो व्यक्ति का नाम दीपेश बना दो और मेरी जो शक्ल है वो शक्ल, मेरा शक्ल यानी चेहरा, बराबर मेरा चेहरा भी उस व्यक्ति को दे दीजिए। अब आगे, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सर्वश्रेष्ठ यानी दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट, बराबर सिंगापुर में, वहां आप उतरते हैं प्लेन से। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। सिंगापुर की सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप यानी मैं भी सिंगापुर जा रहा हूँ, तो मैं सिंगापुर गया, एयरपोर्ट पर उतरा, बेस्ट एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर मैंने सिगरेट जलाई, तो उसका टुकड़ा मैं वहाँ ऐसे रोड पर या एयरपोर्ट के कैंपस में नहीं फेंक सकता और वहाँ पर स्टोर में मैं खाना भी नहीं खा सकता चलते चलते, बराबर। आगे, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, बराबर। भूमिगत संपर्क, भूमिगत यानी जमीन, बराबर। जमीन, आप उसकी जमीन पर उतरे हो, उसकी धरती पर उतरे हो, तो आपको रश्क महसूस होता है। रश्क यानी एक प्रकार की शर्मिंदगी हमें महसूस होती है, बराबर। शर्मिंदगी का, ईर्ष्या का अनुभव होता है। रश्क यानी ईर्ष्या, यहाँ पर शायद मैंने ये रहा, रश्क महसूस होना यानी मन में जलन होना, एक मुहावरा बनता है, बराबर। आपको उसकी जमीन पर भूमिगत संपर्क पर रश्क महसूस होता है, तो रश्क महसूस होना मुहावरा होता है हमारा, उसका अर्थ है कि मन में जलन होना, ईर्ष्या होना, बराबर। हमें अपने देश को देखकर और उसके देश को देखकर, सिंगापुर की धरती को देखकर एक जलन होती है कि कितना साफ सुथरा देश है, कितना स्वच्छ देश है, और हमारा देश देखो कैसा कूड़ेदान जैसा है, एक ईर्ष्या होती है उस देश को देखकर। आगे, आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते हो। वहां पर हम रोड पर कार ड्राइव करते हैं तो उसका आवर में टैक्स होता है, टोल टैक्स। हमारे यहाँ पर डे या पर नाइट में 24 घंटे में टोल टैक्स होता है, वहां पर आवर में। तो आप शाम को 5 से 8 बजे तक वहाँ के आर्चर रोड पर अगर कार चलाते हो तो तकरीबन हमें 60 रुपया, वहाँ के 60 रुपये टोल टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पर हम 60 रुपये में पूरा दिन गाड़ी चला सकते हैं हमारे देश में। ये हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या, अगर आप वहां पर कार पार्किंग करते हो तो आपको उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, टिकट लेनी पड़ती है। टिकट पंच कराना यानी टिकट खरीदना, बराबर। जितने घंटे आपको वहां पर कार पार्क करनी होती है उतने घंटे का टिकट लेना पड़ता है, उसके घंटे के हिसाब से उसके पैसे लगते हैं। तो आप वो भी टिकट लेते हो और वहां पर कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपनी टिकट लेकर पैसे दे देते हो और अपने यहाँ जहां आई हमारी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, बराबर। नो पार्किंग जोन में भी गाड़ियां बीचों बीच पार्क की होती है और 1 भी रुपया कोई देता नहीं पार्किंग का, बराबर। रोड पर देखो जहां पर ट्रैफिक, जहां जहां गाड़ियां पार्क करके लोग घूमने निकल जाते हैं, गार्डन के सामने भी जहां तक गाड़ियां पार्क कर दी, 1 भी रुपया पार्किंग का टैक्स नहीं, टिकट नहीं। वहां पर हमें 1 घंटा पार्क करना हो तो 1 घंटे के हिसाब से टिकट लेनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, और वहां हम चुपचाप ये सब करते हैं क्योंकि वहां के नियम है, कायदे कानून है। हमारे देश के भी कायदे कानून है, लेकिन हम हमारे देश में कुछ भी कायदे कानून को मानते नहीं है, बस जो भी आया सरकार पर डाल दिया। आगे, दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। दुबई की बात करते हैं लेखक डॉक्टर कलाम कि रमजान महीना यानी इस्लाम धर्म का, मुस्लिमों का पवित्र मास, 1 महीने तक वो रोजा रखते हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते, इवन पानी भी नहीं पीते, उसे रोजा कहते हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में श्रावण का महीना आता है, सावन में हम पूरे महीना उपवास करते हैं, लेकिन हम सब कुछ खाते हैं और शाम को भी भरपेट खाना खा लेते हैं। रमजान में क्या होता है कि सूर्य जब निकलता है उससे पहले वो लोग खाना पीना अपना सब पूरा कर लेते हैं, पानी जितना पीना हो पी लेते हैं, फिर सूरज निकलने के बाद शाम को सब सूरज ढल जाता है, तब उनका रोजा खुलता है और तब जाकर वो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। तब तक पूरा दिन 11-12 घंटों तक वो कुछ भी नहीं खाते पीते, तो उसे रोजा रमजान का महीना कहते हैं। वो
मुस्लिम धर्म का पवित्र महीना है। तो दुबई में पूरी मुस्लिम की बस्ती है, बस्ती बराबर। तो वहाँ पर रमजान का महीना अगर चल रहा होता है तो कोई भी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, वहाँ पर खुले में रोड पर कुछ खा नहीं सकता और खाने का साहस भी नहीं कर सकता, बराबर। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते और वहाँ पर स्त्रियों को अपना पूरा शरीर ढकना पड़ता है, वो क्या बुर्खा पहनना पड़ता है, बुर्खे में सब लेडीज वहाँ पर घूमती है और जेंट्स भी माथे पर टोपी पहनकर घूमते हैं। यानी हम जिहाद में दुबई में बिना सर ढके बाहर निकल नहीं सकते, बराबर। एक मजहबी कर्तव्य है जिहाद, यानी इस्लाम धर्म का एक मजहबी कर्तव्य जिसे वो अपने भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अपना सर ढक देते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो। तो हम सर ढके बिना निकल भी नहीं सकते बाहर, उनके जो नियम है वो नियम हमें पालने ही पड़ते हैं। आगे वॉशिंगटन अमेरिका की बात करते हैं लेखक कि वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की बात डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वहां पर गाड़ी सिर्फ 55 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 55 की स्पीड पर ही चला सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। अगर उसके ऊपर चलाई और वहां की पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो आप पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार की दादागिरी नहीं कर सकते। यहाँ पर तो पुलिस ने पकड़ा तो भाई जाने छू कोण छू, हूँ आनो छोकरो छू, आनो रिलेटिव छू, मारा काका पुलिस से, मारा मामा पुलिस से, આવી રીતે પોલીસ જોડે આપણે વાતો કરીએ છીએ, બરાબર। વાતો વિશે ઝઘડો કરીએ છીએ ને પોલીસ જે આપણે ઉપર દંડ લગાવે છે, દંડથી આપણે બચી જઈએ છીએ। जब अमेरिका में ऐसा नहीं होता, पुलिस के सामने हम कुछ भी नहीं कह सकते, मैं फला हूँ कि मैं फली हूँ कि मैं ढिकना हूँ और मेरा बाप ये है, मेरा मामा ये, ऐसा कुछ भी आर्ग्यूमेंट पुलिस के सामने नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं लेखक कि वहां पर नारियल पानी पिया और नारियल ऐसे खुली हवा में उछाल दिया या समुद्र में डाल दिया, वैसा नहीं हम कर सकते। हमारे देश में देखो, अगर हम घूमने गए हैं, वेफर खाए, पड़ी के बिस्कुट खाए, उसका कचरा जो भी उसके रैपर आते हैं खुले में डाल दिए, नारियल पिया, नारियल फेंक दिया। हमारे भी कायदे कानून है लेकिन हम उसे नहीं फॉलो करते और दूसरे देशों में जाते हैं तो उसके कायदे कानून फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर फॉलो नहीं किया तो एकदम स्ट्रिक्ट नियम है, आपको दंड या जेल हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में आप ऐसे नारियल पीकर, नारियल पानी पीकर नारियल नहीं हवा में उछाल सकते हैं, नहीं बाहर डाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं होते? टोक्यो की बात, अमेरिका के टोक्यो शहर की बात करते हैं, बराबर। जापान की राजधानी, सॉरी टोक्यो, जापान देश आज बहुत आगे निकल गया है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, बराबर, और जापान देश का सबसे बड़ा शहर। तो वहां पर आप यहाँ पर लिखा है कि सड़कों पर पान की पीक यानी पान खाकर, तंबाकू खाकर, जैसे हमारे देश में जहां तक थूक देते हैं, है ना, लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, फिर भी लोग वहीं थूकते हैं, दीवारें गंदी करते हैं। और हमारे जो वो धार्मिक स्थल होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय इमारत है, बराबर, राष्ट्रीय हमारा धरोहर है, राष्ट्रीय विरासत है, वहाँ पर भी लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ थूकना मना है, फिर भी हम वहाँ पर थूकते हैं। बसों में भी लिखा होता है कि पान पेटी खाकर यहाँ मत थूको, तो वहाँ हम थूक देते हैं, बराबर। तो जापान के टोक्यो में ऐसा नहीं हम कर सकते। आगे कहते हैं कि बोस्टन, बराबर, बोस्टन शहर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर है, मैसाचुसेट्स शहर की राजधानी है बोस्टन। तो बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? जाली योग्यता प्रमाण पत्र, जाली यानी बराबर। हमारे देश में देखो डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कई लोग बनाते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, कई वर्षों तक वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऐसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बेस पर, डुप्लीकेट मार्कशीट के बेस पर, फिर पकड़े जाते हैं और क्या कुछ नौकरी चली जाती है, उन पर कोई कायदा कानून नहीं लगता, कोई चैन नहीं होती। आप समाचार पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि अभी लास्ट मंथ के ही समाचार में आया था कि हमारे खेड़ा जिले में, नडियाद शहर में, आनंद के बाजू नडियाद में 15 शिक्षकों ने जाली प्रमाण पत्र, जाली सर्टिफिकेट
रजू कर गवर्नमेंट की जॉब ले ली। फिर जब गवर्नमेंट इंक्वायरी आई और देखा कि जाली सर्टिफिकेट है तो क्या उनको नौकरी से निकाल दिया, कुछ बराबर। तो हम ऐसा बॉस्टन में नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का जाली प्रमाण पत्र नहीं बना सकते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। कलाम कहते हैं कि जो भी बातें मैंने बताई वो सिर्फ आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप अपने देश में ये सब करते हैं, लेकिन जब दूसरे देश में जाते हैं तो इसमें से कुछ भी नहीं करते, क्योंकि दूसरे देश के कायदे कानून स्ट्रिक्ट होते हैं। हमारे भी कायदे कानून हैं, लेकिन हमारी सरकार हमारे ऊपर एक फॉलो नहीं करवाती, इसलिए हम जो मर्जी आए यहाँ पर करते हैं और दोष का पूरा टोकरा सरकार के ऊपर डाल देते हैं। आगे कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। अभी मैंने कहा कि हम दूसरे देशों को रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे देशों को देखकर हाय कितना अच्छा देश है, उसकी सरकार देखो, उसकी साफ सफाई देखो, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे देश के कायदे कानून को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने देश की व्यवस्था को हम सिर्फ गालियां ही देते हैं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकने लगते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं, पुर्जे यानी टुकड़ा, बराबर। दूसरे देश में जाते हैं तो कागज का टुकड़ा यहाँ तहां नहीं फेंकते, हवा में नहीं उछालते, सिगरेट पीकर रोड पर नहीं डालते। लेकिन जब हम हमारे देश में रिटर्न आते हैं, सिगरेट पीकर नीचे डाल दी जली हुई सिगरेट रोड पर, कागज का टुकड़ा यहाँ तहां डाल दिया, बराबर। हमारे देश में कोई कानून हमें नहीं लगता। आगे, यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। लेखक कहते हैं कि पराया देश में, यानी पराया यानी दूसरा देश, वहां जाकर आप प्रशंसनीय नागरिक, प्रशंसनीय यानी आपका कोई बखान करे उसे प्रशंसा कहते हैं, बराबर। आपके बारे में दो अच्छे शब्द बोले उसे प्रशंसा कहते हैं। तो आप यहाँ पर उसके नियमों को पालन करते हैं, इसलिए आप प्रशंसनीय नागरिक कहलाते हो। तो यही प्रशंसा आपको अपने देश में भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने देश के रूल्स को फॉलो करने होंगे, देश के कायदे कानून को मानना होगा, कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन आप अपने देश में ऐसा कुछ नहीं करते, तो आप अपने देश में ऐसे प्रशंसनीय नागरिक बनते क्यों नहीं हो, ऐसा डॉक्टर कलाम हमें कहते हैं। आगे कहते हैं कलाम कि डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, बराबर। आयुक्त यानी कमिश्नर। डॉक्टर कलाम अब मुंबई शहर की बात करते हैं और पूर्व मुंबई, मुंबई बहुत बड़ा शहर है तो वो पूर्व मुंबई की बात करते हैं, जहाँ सेलिब्रिटीज रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हीरो हीरोइंस वगैरह जहाँ रहते हैं, उसकी बात करते हैं कि वहाँ के अमीर लोग सुबह होते ही सड़कों पर जॉगिंग पर निकलते हैं, वॉकिंग पर निकलते हैं और साथ में अपना कुत्ता होता है, बराबर। और वो कुत्ते को लेकर निकलते हैं, फिर कुत्ते को घुमाते हैं और कुत्ता जहां देखो वहां कर देता है, बराबर। तो वो लोग अपने घर में कुत्ते को ये वो नहीं करवाते और बाहर सड़कों पर करवाते हैं और सड़कों पर गंदगी बिखेर देते हैं, और फिर भी वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं और कहते हैं वही अमीर लोग अगर सड़क पर गंदगी देखते हैं तो फिर प्रशासक को यानी मैनेजमेंट को, व्यवस्था को, सरकार को दोष देते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, देखो जहां तहां कचरा फैला हुआ है। तो भाई आप लोग जब सुबह निकलते हो कुत्ते को घुमाने तो आप क्या करते हो, ये गंदगी आप ही तो कर रहे हैं, बराबर। लेकिन वो लोग अपनी गंदगी, अपनी गलती को नहीं ध्यान देते, वो अपनी गलती छुपा देते हैं और दूसरों की गलती पर गालियां देने लगते हैं। आगे कलम करते हैं, क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। देखो डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छी बात की कि वो लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं कि जब ये अमीर लोग, ये बड़े लोग जब बाहर निकले अपने कुत्ते को घुमाने के लिए तो उनके पीछे एक सरकारी अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चले और कचरा साफ करे, और जब वो लोग जब अपने कुत्ते को घुमाने निकलते और कुत्ते को हाजत लगती है, हाजत यानी टॉयलेट, कुत्ते को हाजत लगती है तो वो
अधिकारी ऐसे कटोरा लेके उसके पीछे खड़ा रहे, यानी कुत्ते की टॉयलेट वो कटोरा में आए ना के नीचे गिरे, वो ऐसी उम्मीद हमारी सरकार के पास करता है। बराबर? कौन? जो हमारे देश के अमीर लोग हैं, जिसे हम सेलिब्रिटीज करते हैं, जिसे हम बहुत मान देते हैं, वो लोग। तो हमारे देश में बच्चों ऐसा है कि हम हमारे देश के किसी भी कायदे कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है, उससे हम मुंह मोड़ लेते हैं और फिर गलतियां हम हमारे देश की सरकार पर डाल देते हैं। दिस इज नॉट फेयर, अच्छा नहीं है। तो यही बात हमें जताने की कोशिश हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कह रहे हैं कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश ने हमें इस देश का नाम दिया है, नागरिकता दी है, तो हमारा फर्ज हम ना भूलें। हमारे देश को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है, यानी इस देश के लोगों की ही है, और वो जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। हम दूसरे देश में जाकर उसकी सरकार को, उसके नियमों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारे देश के नियमों को भी हम माने, फॉलो करें, ताकि हमारा देश भी दूसरे देश की तरह साफ सुथरा रहे और अच्छा रहे। बराबर? तो यहाँ इतने तक हम अटकते हैं दोस्तों। ये शब्दार्थ है, प्रेषित करना है, भेजना, मर्जी, इच्छा, निकमी, बेकार, शब्द, चेहरा, निर्धारित यानी निश्चित किया हुआ, हिमागत यानी मूर्खता, चाल यानी नकली, पूछ यानी टुकड़ा, आयुक्त यानी कमिश्नर। ओके, यहाँ तक हम देखते हैं। यहाँ तक हमने एक मुहावरा भी देखा, रस को महसूस होना यानी मन में जलन होना, कदम रखना यानी पहुंचना, हम दूसरे देश पर कदम रखते हैं, उसकी जमीन पर कदम रखना यानी पहुंचना। दोष मरना, हम अपने देश की सरकार पर जो दोष का टोकरा डालते हैं उसे दोष मरना करते हैं। आरोप लगाना, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना। तो यहाँ तक हम पेज नंबर 22 तक इस इकाई को देखते हैं। तो यहाँ पर इतने शब्द और इतने मुहावरे बनते हैं। आगे की इकाई हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास में देखेंगे। तब तक आप एक बार ये लेसन अच्छे से घर पर पढ़ लेना। ओके।